Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to learn and discuss a very important law, that is law of demand with assumption. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर 8 मार्क्स के लिए ज़रूर डिमांडेड होता है, आइदर लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन और लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। लेकिन आज के सेशन में हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन मार्शल ने हमें कैसे सिखाया है इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ मार्शल ने स्टेप बाय स्टेप डिमांड एनालिसिस को डेवलप किया। पहले उसने हमें बताया डिज़ायर डिमांड क्या है, फिर इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया विथ शेड्यूल एंड डायग्राम। अगेन ही क्लियर द मार्केट डिमांड विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स विथ स्केड्यूल एंड डायग्राम। हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड जो था वो स्टीपर था, लेकिन मार्केट डिमांड का इट हैज़ अ फ्लैटर स्लोप। और उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड जो हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर डिमांड करते हैं, कंजप्शन पैटर्न को हमेशा वो कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स। वाई आई एम टेकिंग रिकैप ऑफ दैट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद दिस लॉ ऑफ डिमांड। कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर करके एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी हमारे सामने डेवलप करके दे दी। हमने फिर सीखा बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो फैक्टर्स हमने लास्ट सेशन में किए थे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो सोल इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है विच अफेक्ट द डिमांड ग्रेटली। प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। देन प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट हो, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ये अफेक्ट करते हैं। देन इनकम ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली रिलेटेड है विद डिमांड। इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, इनकम कम डिमांड कम। देन टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट ऑफ द कंज्यूमर इट आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डिमांड, क्योंकि वॉट एवर वी डिमांड एज पर अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो करंट फैशन है वो भी अफेक्ट करता है, जो हमारी हैबिट्स हैं वो भी अफेक्ट करती हैं। यानी डिमांड इज़ अफेक्टेड बाय टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट एक्सेट्रा। फिर हमने देखा कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वो भी अफेक्ट करती हैं। एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप है वो अफेक्ट करती है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स देन यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हो, ये भी अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या टैक्स पॉलिसी हो वो भी हमारे डिमांड पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर हो, वेदर हो, वो भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है। कंज्यूमर की साइकोलॉजी हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, कस्टम्स और फेस्टिवल्स हो, देखो कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आइदर डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने क्लियरली समझा है। नाउ वी नो दैट नाउ मार्शल इज फ्रेमिंग द लॉ ऑफ डिमांड। अभी वो फिर से सेकेंड लॉ हमें सिखाने जा रहा है, क्योंकि पहला लॉ हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन। तो ये जो लॉ था वो भी मार्शल ने डेवलप किया इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। ही ट्राइड टू डेवलप द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। उसने हमें सिखाया कि ज़्यादातर कंज्यूमर का जो डिमांड पैटर्न रहता है वो इनवर्स रहता है, यानी प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, यानी दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। और वही रिलेशन की मदद से इसने डेवलप किया एक सिस्टमैटिक थियरी दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ स्टेटमेंट की बात आती है। जब हम लॉ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स तो हम बात करते हैं नॉट डेफिनेशन बट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब मार्शल ने स्टेटमेंट दिया। नाउ हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर पे कोई भी लॉ फ्रेम करते हैं तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वो कुछ कंडीशन पे बेस्ड होता है, उन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं,
assumptions। तो वो जो assumptions हैं वो assumption हमें क्या रखने हैं, constant, सेम रखने हैं। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द टर्म इन द स्टेटमेंट कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए, अनचेंज रखा जाए, सेम रखा जाए, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा, वो होल्ड ट्रू होगा। तो उसने डेफिनेशन दिया, मार्शल ने, नंबर 1 एक डेफिनेशन दिया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लो प्राइस, यानी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होती है जब प्राइस लो होती है, एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस। तो पहला स्टेटमेंट मार्शल ने क्या दिया, बहुत सिंपल, जो हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है फ्रेंड्स, इनवर्स। तो उसने बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट दिया कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कुछ चीज़ों को सेम रखा जाए, अनचेंज रखा जाए, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लेस प्राइस, जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही है, एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस। तो इस तरह से उसने ए सिंपल डेफिनेशन दिया। अब इसको उसने अलग अंदाज में भी कहा, देखो दूसरा डेफिनेशन भी, स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट वर्डिंग सेम यूज़ किया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, हो गया डेफिनेशन। तो आप किसी भी अंदाज में लिखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ही लिखना है, क्योंकि हमें थियरी को इजीली डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, जो मार्शल ने बहुत सक्सेसफुली हमारे साथ किया है। तो इस लॉ को हम पढ़ रहे हैं दो स्टेटमेंट के फॉर्म में। फर्स्ट वन, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लेस प्राइस एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस, या इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अपोजिट रिलेशनशिप। आपका स्टेटमेंट डन। ओके, देन सी पार्ट आता है एज यूजुअल, स्केड्यूल एंड डायग्राम। हमें एक सिंपल सा एग्जांपल देना है जिसमें आप अपने कोई भी इमेजिनरी नंबर्स ले सकते हो। मेन है हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिखाना है, और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमें प्राइस को क्या करना है, फॉल करना है। जैसे जैसे प्राइस को फॉल करोगे यू विल ऑब्जर्व इट कि कंज्यूमर डिमांड मोर एंड मोर क्वांटिटी। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वंस अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्केड्यूल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हमने एग्जाम्पल लिया, फिर से वही देखो, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में लिया था, मार्केट डिमांड में लिया था प्राइस पर ऑरेंज, और उसके बाद हमने क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाया था। तो इन द सेम मैनर वी शो अ सिंपल टेबल जिसमें फर्स्ट कॉलम आई हैव टेकन प्राइस पर ऑरेंज, एंड इन द सेकंड कॉलम वी हैव शोन द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, जो मार्केट की डिमांड है। अच्छा, जो क्वांटिटी है वो केजीज में है और जो प्राइस है वो रुपीज़ में हमने दिखाया। अच्छा, प्राइस को हमने क्या किया है, एज पर रूल फॉल किया है, कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, देखें कस्टमर मार्केट में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे बायर्स डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे प्राइस 5 थी, सपोज़ हमने नंबर लिए हैं, इमेजिनरी नंबर्स आर देयर, लेकिन जैसे हमारी हैबिट होती है हम हमेशा नंबर्स को सिंपल लेते हैं। सिंपल क्यों लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यही नंबर्स फिर हमें डायग्राम में रिफ्लेक्ट करने हैं। तो जितने इजी नंबर्स रहेंगे हमारा डायग्राम भी इजी हो जाएगा और हमारी थियरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने एक टेबल लिया है जिसमें हमने दिखाया प्राइस जो है वो 5 रुपीज़, तो मार्केट में जो ऑरेंजेस डिमांड हुई वो 100, ओके 100 केजीज डिमांड हुई। जैसे ही प्राइस कम हुई 4, तो डिमांड बढ़ गई 200 केजीज, यानी ओवरऑल मार्केट में बायर्स ने ज़्यादा डिमांड किया। वैसे ही प्राइस कम हो गई, 3 रुपीज़ पे आ गई, क्योंकि सप्लाई मार्केट में ऑरेंजेस की बढ़ गई, और जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है प्राइस फॉल हो जाता है। प्राइस फॉल हुई तो बहुत कंज्यूमर्स ने, बायर ने ज़्यादा क्वांटिटी ऑरेंजेस की डिमांड की, तो ओवरऑल मार्केट में कितना डिमांड हुआ, 300 केजीज। फिर से और सप्लाई 4th डे पे पड़ गई, 2 रुपीज़ पे प्राइस फॉल हो गई, तो देखो और डिमांड बढ़ गई 400 केजी, और लास्ट में 1 रुपी लोवेस्ट प्राइस पे ऑरेंजेस की प्राइस फिक्स की गई। और इस प्राइस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड सबसे मैक्सिमम टॉप लेवल पे चली गई। क्यों, सस्ते थे, सब ने इजीली डिमांड किया बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में। ऐसा होता है जब भी कोई फ्रूट्स
या वेजिटेबल्स मार्केट में सस्ते मिलते हैं, लो प्राइस पे रहते हैं, तो जनरली वी प्रेफर टू परचेज इन अ गुड क्वांटिटी, और ये इफ़ेक्ट पूरे मार्केट की ओवरऑल डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती गई मार्केट की डिमांड बढ़ती गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें बताना है 3 पॉइंट में, और आपको रूल मालूम है। फर्स्ट पॉइंट जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वर में क्या दिखाएंगे कि कंज्यूमर डिमांड या बायर्स डिमांड मोर क्वांटिटी विथ फॉल इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस कम होती गई कंज्यूमर्स ने ज़्यादा डिमांड किया। कंज्यूमर डिमांड मोर क्वांटिटी विथ फॉल इन प्राइस। तो हमारी एक जनरल ऑब्जर्वेशन इस टेबल इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हमने बता दी। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम ज़्यादातर किसको फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं टॉप की प्राइस को। व्हेन द प्राइस इज़ वेरी हाई, जब प्राइस सबसे ज़्यादा थी तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? लिमिटेड क्वांटिटी वॉज डिमांडेड इन द मार्केट, दैट इज़ 100 kg ओनली। जब प्राइस सबसे ज़्यादा थी इट वॉज वेरी हाई इन द मार्केट, दैट इज़ 5 रुपीज़ पर ऑरेंज 5 रुपीज़ में अवेलेबल थी। तो उस समय मार्केट में जो ऑरेंजेस डिमांड हुई वो लिमिटेड हुई क्योंकि कॉस्टली थी। तो उस समय मार्केट में बहुत कम डिमांड हुई, दैट इज़ 100 ऑरेंजेस ओनली। और थर्ड पॉइंट, व्हेन द प्राइस इज़ वेरी लो, जब प्राइस एकदम लो हो गई दैट इज़ ₹1, तो मैक्सिमम क्वांटिटी वाज डिमांडेड इन द मार्केट। आपने 3 पॉइंट्स में इस टेबल का एक्सप्लेनेशन बता दिया। पहला, जनरल ऑब्जर्वेशन, we observe in the above table कि consumer demand more and more quantity with fall in price. Second point, when price is very high, जब price सबसे ज़्यादा है तो limited quantity was demanded in the market. But when price is very low, जब कम थी तो maximum quantity was demanded in the market. आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने टेबल देखा, एग्जाम्पल लिखा, सिंपल नंबर्स लिखे और उसका एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया। ओके फ्रेंड्स, बस इट इज़ मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसको हम डायग्राम में दिखाएंगे, और डायग्राम के लिए प्लेन पेपर पे उसके साथ साथ हमने एल फॉर्म में बना दिया। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या दिखाते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम कमोडिटी की प्राइस को दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड दिखा दिया जो हमने बहुत सिंपल लिया था, 100, 200, 300, 400, 500। और सिमिलरली हमने वाई एक्सिस पे दिखा दिया प्राइस, वो भी हमने सिंपल नंबर्स लिए हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी एंड 5 रुपीज़। अब हमने 1 बाय 1 पॉइंट को प्लॉट किया। जैसे 5 रुपीज़ था तो कितने केजीज़ को मार्केट में डिमांड किया? 100 kg। तो 5 रुपीज़ पे 100 kgs को डिमांड किया। यहाँ स्केल रखोगे 100 पे तो यू विल गेट द फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पोजीशन आपको मिलेगा। देन प्राइस जब फॉल हुआ नेक्स्ट डे 4 रुपीज़ हुआ, आपने कितना डिमांड किया? 200 kg। तो 200 kg पे आपने स्केल रखा एंड यू विल बी गिवन द सेकेंड पोजीशन, आपको सेकेंड पोजीशन मिल जाएगी। सिमिलरली जब प्राइस 3 हुई तो आपने 300 ऑरेंजेस डिमांड की। जब प्राइस 2 रुपीज़ हुई तो आपने 400 ऑरेंजेस डिमांड की। जब 1 रुपी हुई तो आपने प्लॉट किया फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ 500 ऑरेंजेस। देखो 5 पॉइंट्स का पोजीशन हमें मिला। ओके, और इन सब को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्योंकि आपका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म है, आपने गैप इक्वल लिया है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको डिमांड का मिलेगा। तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया और हमने उसको क्या लेबलिंग की, क्योंकि मैंने सिखाया था किसी भी डायग्राम को लेबल करना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बताना है ये कौन सा डायग्राम है, तो हमने उसका नाम दे दिया DD क्योंकि डिमांड कर्व है। अच्छा, फिर एरो देके बता दिया इट इज़ अ डिमांड कर्व, और क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ धीरे धीरे नीचे चलता गया यानी डाउनवर्ड गया, लेफ़्ट से शुरू हुए राइट की तरफ आ गए। क्योंकि ये डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो हमने सीखा था इट हैज़ नेगेटिव स्लोप। तो देखो इस तरह से डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया। अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, जो आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो डायग्राम में दिखता है वही सेम टू सेम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन वो सीखते हैं। इन द अबव डायग्राम वी ऑब्जर्व, एक्स एक्सिस पे क्या है?
क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस, ओके। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर शोन। फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकंड, डी डी इज डिमांड कर्व, न इंडिविजुअल न मार्केट, कॉमन लिखना है डिमांड कर्व है, क्योंकि नॉर्मली डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन पैटर्न होता है डिमांड कर्व का। तो हम क्या लिखेंगे, डी डी इज डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट इज ओवर। थर्ड पॉइंट, प्राइस एंड डिमांड, price and demand have inverse relationship, both are inversely related, both are having inverse relationship, inverse यानी opposite, प्राइस कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम opposite relation बोलते हैं। तो as price and demand have inverse relationship, so demand curve has negative slope, तो demand curve का कौन सा slope है, negative slope है। आपका C पार्ट ओवर। आपने सी पार्ट भी ख़त्म कर दिया। पहले क्या लिखा आपने, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया, लॉ ऑफ डिमांड इज़ वेल डेवलप्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics in the 1890. He tried to explain the inverse relationship between price and demand. उसके बाद बी पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ में क्या लिखते हैं, लॉ का डेफिनेशन, और शुरुआत किससे करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, more quantity is demanded at less price and less quantity is demanded at high price। हो गया। या स्टेटमेंट लिखो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। जो आसान लगे, जो इजी लगे आप लिख सकते हो। और उसके बाद सी पार्ट, एक कोई भी सिंपल स्केड्यूल ले लो, टेबल के फॉर्म में एग्जाम्पल ले लो, उसमें कोई भी आप इजी नंबर अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आप डाल सकते हो। बस एक टेबल दिखा दिया, उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, आपका हाफ काम, 50% काम इस हो गया, डन। देन वी आर मूविंग टू इट्स लास्ट पार्ट, दैट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या हैं। अब अजम्पशन यानी हमने कहा था कि लॉ जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर नेवर रिमेन कांस्टेंट, वो कभी भी सेम नहीं रहता है, वो हमारे बहुत से फैक्टर्स से ऑल ऑफ सडन बदलता रहता है। तो उसे हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, उसे हमें फिक्स करना है। इसके लिए हमने क्या सीखा था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हमेशा फिक्स रखने के लिए ह्यूमन लॉ इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन, वो अजम्पशन पे चलता है। लॉ के साथ साथ अजम्पशन चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। अगर अजम्पशन है तो लॉ विल बी एप्लीकेबल, अगर अजम्पशन और कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो लॉ जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन उसे सपोर्ट करती है, उसे बैलेंस करती है। जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होती है जब प्राइस कम होती है, और फिर प्राइस हम जैसे ही बढ़ने लगती है हम कम डिमांड करते हैं। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप हमें तब दिखाई देगा जब ये अजम्पशंस फॉलो होंगे। तो लेट अस डिस्कस द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये डी पार्ट होता है। तो हम शुरू में लिखते हैं कि दिस लॉ ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ कंडीशंस पे बेस्ड है, और इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, assumptions of law। और वो कौन से assumption है माय फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए इजी है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में assumptions वही बनते हैं जो उसके डिटर्मिनेंट्स थे, जो उसके फैक्टर्स थे, जो डिमांड को आइदर इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे, जिनसे डिमांड को बहुत फ़र्क पड़ रहा था, वही तो बनते हैं उसके assumptions, कंडीशन। तो मार्शल ने ये बहुत ईजिली फ्रेम आउट कर लिया, उसने बता दिया 1 बाय 1 फैक्टर को अजम्पशन के फॉर्म में। उसने एक एक डिटर्मिनेंट लिया और उसके आगे 2 वर्ड लगा दिए, नो चेंज, यानी बदलना नहीं है। लेकिन उसमें हमने डिटर्मिनेंट में पहला क्या किया था, प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसको नहीं हाथ लगाना है। क्यों? क्योंकि प्राइस आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बदल रही है, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड विल ग्रेटली अफेक्ट ऑन द डिमांड। प्राइस को साइड में रखो एंड द रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर उसको उसने बना दिया अजम्पशंस, उसको उसने अजम्पशन के फॉर्म में फ्रेम आउट कर दिया बाय एडिंग टू वर्ड्स नो चेंज। तो हेडिंग आपके लिए सिंपल हो जाती है। जैसे पहले पहले उसने लिया अजम्पशन नो चेंज इन प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। पहला उसने अजम्पशन लिया कि जो क्लोज सब्सटीट्यूट हैं उनके प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट अजम्पशन टेकन बाय मार्शल। मार्शल ने कहा कि ऑलवेज डिमांड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि अगर क्लोज सब्सटीट्यूट हमें चीपर अवेलेबल होगा तो हमारी डिमांड उधर डाइवर्ट हो जाती है। ये पॉइंट हमने डिस्कस की है। तो अगर हमारे बहुत सारे जो क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं वो हमें अच्छी अच्छी ऑफ़र्स देते हैं तो हम उसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे क्लोज सब्सटीट्यूट हैं उसको हम फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम करेंगे कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। यानी जो भी प्रोडक्ट हम डिमांड कर रहे हैं उनके क्लोज सब्सटीट्यूट में कोई भी चेंज नहीं है, उनके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं। वी आर कंज्यूमिंग थम्स अप, तो उसका जो क्लोज सब्सटीट्यूट है पेप्सी है, कोको कोला है, उसके प्राइस में फॉर द टाइम बीइंग कोई चेंज नहीं है। जब कोई भी चेंज नहीं है तो आई डिमांड द क्वांटिटी मोर एट लो प्राइस एंड वाइस वर्सा, यानी आई डिमांड लेस क्वांटिटी एट द हाई प्राइस, यानी मेरे ऊपर लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट के बीच में कोई भी चेंज नहीं है। तो पहला मार्शल ने अज्यूम किया कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट एप्लीकेबल। नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड बराबर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस चेंज हुई तो कस्टमर की डिमांड शिफ्ट हो जाती है। तो इसके लिए उस प्राइस को हमें क्या करना है? फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, अनचेंज रखना है। तो बन गया ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम। देखो कंज्यूमर की इनकम भी हमने डिटर्मिनेंट में देखा था। कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, आपकी डिमांड बढ़ी। इनकम कम हुई, आपकी डिमांड भी कम हुई। तो ये तो हमारे डिमांड को बदल सकता है। तो मार्शल ने सेकंड उसने अजम्पशन लिया कि देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आएगा। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द इनकम इट विल अफेक्ट ऑन द डिमांड डायरेक्टली एंड देन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड ट्रू। और उसके बाद आपका लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसके लिए मार्शल ने फिर कंडीशन दिलवाया कि देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इट शुड रिमेन फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। वो फिक्स्ड रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड वन, नो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट एक्सेट्रा। फिर हमने किया था कि हमारी जो डिमांड है वो टेस्ट से, प्रेफरेंस से, फैशन से बहुत अफेक्टेड होती है। टेस्ट बदला, डिमांड बदल जाता है, फैशन बदला, डिमांड बदल जाता है, हमारी जो हैबिट्स हैं वो भी हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मार्शल ने हमें सिखाया यहाँ पे, इट इज़ अज्यूम्ड अगेन कि देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इनकम, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। इसमें चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ इमीडिएटली द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल। वो आपको प्रॉपर रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया कि इंस्टेड ऑफ मैंगो ही हैज़ शिफ्टेड हिज डिमांड टू स्ट्रॉबेरी जूस, उसने मैंगो जूस से स्ट्रॉबेरी जूस पे वो चला गया, या ब्लूबेरी उसने मांग लिया, तो अगर वो डिफरेंट टेस्ट पे चला गया तो बट नेचुरल ही इज़ रेडी टू डिमांड इवन एट द हाई प्राइस। तो टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, लाइक एंड डिसलाइक में चेंज नहीं होना चाहिए, फैशन नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ तो मार्शल सेड देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट एक्सेट्रा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट एप्लीकेबल। वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट उसने दिया नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हमने ये भी डिस्कस किया था
कि हमेशा जो कंज्यूमर है ही विल ट्राई टू प्रिडिक्ट एंड एक्सपेक्ट अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस and according to that prediction he will demand in the market. Suppose consumer predict and expect that there is fall in the price tomorrow in near future. So what he will do, at present he will demand less, वो आज कम डिमांड करेगा. एंड ऑन द अदर साइड अगर इसी तरह से देखें कि कंज्यूमर प्रिडिक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है देयर इज राइज इन द प्राइस, कि कल प्राइस बढ़ेगा, तो व्हाट ही विल डू, टुडे ही विल परचेस मोर. तो एट प्रेजेंट वो क्या करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा. इसके लिए मार्शल ने फिर कंडीशन बोल दिया, उसने फिर अजम्पशन दे दिया. क्या अजम्पशन दिया, इट इज़ अज्यूम्ड बाय द मार्शल कि देयर इज़ नो चेंज इन कंज्यूमर का future expectation. If there is any change in consumers prediction about the price, it will directly affect on the demand and law of demand will not applicable और law of demand काम नहीं करेगा. Okay friends, next हम करते हैं no change in population growth. हमने देखा था demographic factors, that is composition of demand, population growth, ये हमारे डिमांड पे अफेक्ट करते हैं. अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा, आपकी डिमांड भी ज़्यादा. जैसे हम इंडिया और चाइना में देखते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है. लेकिन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. आपकी इकोनॉमी में इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है. लेकिन अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है, जैसे हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, यूके, यूएसए, अमेरिका में हम देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यंग जनरेशन. तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वो भी इम्पोर्टेंट रहता है. तो मेन है ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो मार्शल ने क्या कंडीशन बना दिया, अजम्पशन बना दिया, नो चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन में चेंज नहीं चाहिए. इफ देयर इज एनी चेंज इन द पॉपुलेशन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट एप्लीकेबल. तो इसके लिए ये अज्यूम किया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन सेम, वो सेम होना चाहिए. नेक्स्ट है नो चेंज इन क्लाइमेट. क्लाइमेट बदलता है, बायस की डिमांड बदल जाती है, क्योंकि जैसा क्लाइमेट वैसे ही हम लोग चीज़ें जो हैं वो डिमांड करते हैं. मानसून सीज़न आया तो रेनी वियर्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, रेनी शूज़ हैं, रेनी सैंडल्स हैं, वैसे डिमांड करते हैं. विंटर सीज़न आया तो वूलन मटेरियल्स हैं, ज़्यादा हॉट बेवरेजेस हैं, उनको पसंद करते हैं. समर सीज़न आता है तो कॉटन क्लॉथ्स हैं या आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको ज़्यादा पसंद करते हैं. तो देखो जैसा जैसा क्लाइमेट वैसा वैसा डिमांड. तो अगर ऑल ऑफ सडन आपका क्लाइमेट बदल गया, देयर इज़ चेंज इन द क्लाइमेट, तो कस्टमर का डिमांड भी बदल जाएगा. आपका क्लाइमेट आपके डिमांड को अफेक्ट करता है. तो इसके लिए मार्शल ने फिर से कहा कि देयर इज़ नो चेंज इन द क्लाइमेट. इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द क्लाइमेट द बायर विल ब्रिंग चेंजेस इन द डिमांड पैटर्न, यानी लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड ट्रू. तो आपका लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा. सो देयर इज़ नो चेंज इन क्लाइमेट. नेक्स्ट, नो चेंज इन गवर्नमेंट का पॉलिसी. फिर मार्शल ने कहा कि जिस गवर्नमेंट के सिस्टम में अगर चेंजेस आता है तो वो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड को अफेक्ट करते हैं. क्योंकि डायरेक्ट जो है डिमांड जो है वो अफेक्टेड होती है जब वो आपको लिबरलाइजेशन पॉलिसी देते हैं, आपको इजी लाइसेंस फैसिलिटीज़ देते हैं. तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं अगर वो हमारे लिए लिबरलाइज्ड और प्रोग्रेसिव होती है तो डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग. लेकिन अगर कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ होंगी, नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ होंगी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ रहेंगी तो इट विल रिड्यूस अवर कट ऑफ अवर डिमांड, वो हमारे डिमांड को अफेक्ट करती हैं. तो इसके लिए मार्शल ने कहा देयर इज़ नो चेंज इन द गवर्नमेंट का पॉलिसी. क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, कोई नई पॉलिसी आ गई, कोई नए रूल्स और रेगुलेशन आ गए तो हमारे डिमांड पे अफेक्ट होता ही होता है. तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है पॉपुलेशन की डिमांड पे. दैट इज़ वाई मार्शल सेड कि देयर इज़ नो चेंज इन गवर्नमेंट का पॉलिसी. पॉलिसी चेंज हुआ,
कंज्यूमर का डिमांड पैटर्न भी बदल जाता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अज्यूम्ड कि गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन कांस्टेंट. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नो चेंज इन टैक्स पॉलिसी. अब टैक्स पॉलिसी भी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन हमने फिर अज्यूम किया कि गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया ज़्यादा टैक्स तो वी विल डिमांड लेस कमोडिटी. जैसे जीएसटी टैक्स हम पे करते हैं, चाहे वो गुड्स में हो चाहे सर्विसेज में हो, हम पे करते हैं. तो अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया हैवी टैक्सेस, इम्पोज कर दिया ज़्यादा, तो बट नेचुरल इट विल अफेक्ट ऑन आवर डिमांड पैटर्न. वो हमारे डिमांड पैटर्न पे इफेक्ट करेगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया वो टैक्सेस, तो डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, बोथ, कोई भी टैक्सेस हो, टैक्सेस हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स डिमांड. दैट इज़ वाई मार्शल ने अज्यूम किया देयर इज़ नो चेंज इन द टैक्स पॉलिसी. If there is any change in the tax policy, the law of demand will not applicable. तो law of demand properly काम नहीं करेगा. Okay friends? Next है no change in technology. अब आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी स्पेशली हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, न्यू टीवीज़ हो, एलईडीज़ हो, नए मोबाइल फ़ोन्स हो. जितना नए आते हैं उतना हमको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम न्यू हाईटेक जो फील्ड है उसमें हमेशा वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं. तो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ तो अट्रैक्शन बढ़ता ही है. सारा दिन हमारा काम ही उधर रहता है. तो अगर उसमें कोई न्यू वर्जन आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है, न्यू मॉडल आता है, तो ऑलवेज वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड वी आर रेडी टू डिमांड मोर इवन एट हाई प्राइस. भले प्राइस ज़्यादा होने दो ना, देन टू वी आर रेडी टू परचेज. तो ये इफ़ेक्ट भी रहता है. तो मार्शल ने कहा देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हुआ तो कस्टमर की डिमांड बढ़ जाती है इवन एट हाई प्राइस. देखो लॉ ऑफ डिमांड काम किया नहीं, आपने हाई प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड किया. तो मार्शल ने यहाँ पे फिर से अजम्पशन दिया देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, अदरवाइज द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड ट्रू, या इट विल नॉट एप्लीकेबल प्रॉपरली. वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा. यस, नेक्स्ट है नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. हमने ये फैक्टर भी देखा था कि इनकम और वेल्थ वो भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है. इफ़ देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, the demand is always more in the economy, and if there is unequal distribution of income and wealth, it will reduce your demand. तो यहाँ पे हम assume करते हैं कि जो भी आपका distribution of income and wealth है वो पैटर्न बदलना नहीं चाहिए. So again Marshall assumed कि there is no change in the distribution of income and wealth. If there is any change, the law of demand again will not applicable true. वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप. आपके एडवर्टाइजमेंट में, आपके सेल्समैनशिप के तरीके में, स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप अट्रैक्ट द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. वो उनके ब्रेन को वॉश करके उसमें डिज़ायर को क्रिएट कर देते हैं एंड अल्टीमेटली द बायर इज़ रेडी टू पे द प्राइस फॉर दैट. तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप के थ्रू हम क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं बाय न्यू वेज ऑफ गिविंग ऑफर्स, डिस्काउंट्स हम उन्हें देते हैं. और एडवर्टाइजमेंट को हम इस तरह से अट्रैक्टिव कर देते हैं कि उन्हें 40% ऑफ है, 50% ऑफ है, बाय वन गेट वन फ्री, लाइक दैट ऐसे ऑफर्स देते हैं. और बायर्स को भी क्या लगता है कि अरे वाह, ये तो ऑफर्स हमें फिर नहीं मिलेंगे. तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप में आपने कोई न्यू इनोवेटिव अगर कोई भी तरीका आपने अपनाया या कस्टमर्स को आपने अट्रैक्ट किया बाय अ वेरी अट्रैक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग द way of attracting the buyers through salesmanship, then also buyer will be attracted to you. तो उसका डिमांड पैटर्न बदल जाएगा. तो सेल्समैनशिप हो वो भी अफेक्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट हो वो भी अफेक्ट करता है. इसके लिए मार्शल ने क्या कहा कि देयर इज़ नो चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप,
क्योंकि थोड़ा भी आपने पैटर्न बदला तो डिमांड आपकी बदल जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप आपके माइंड पे एवर लास्टिंग इफ़ेक्ट डालती हैं, और स्पेशली जब वो एडवर्टाइजमेंट बार बार आती रहती है तो इट विल हैमरिंग ऑन योर माइंड। तो कभी कभी लगता है चलो एक बार तो देख लेते हैं, ऑफर्स हैं चलो देख लेते हैं। अब देख लिया तो कंज्यूमर तो क्रेजी होता ही है, और देख के अट्रैक्ट हो गया और उसने डिमांड कर लिया। तो इस तरह से कंज्यूमर न चाहते हुए भी एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप की वजह से डिमांड कर लेता है। तो मार्शल ने क्या कहा कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। तो हमने यहाँ पे 11 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस की, बट यू शुड रिमेंबर कि जब आप HSC बोर्ड में ये आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हो, तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट फ्यू पॉइंट्स, यानी 6, 7, 8 पॉइंट्स तक जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले इंट्रोडक्शन आपने बता दिया, नेक्स्ट में आपने स्टेटमेंट बता दिया। तो स्टेटमेंट कोई भी बता दो, मैंने अपने नोट्स में अपने वेबसाइट में आपको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप भी आपको ये पूरा लॉ जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के दिया है। तो यू जस्ट गो थ्रू इट जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्टेटमेंट आपको एक ही फॉलो करनी है। और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ह्यूमन लॉ बोलते हैं तो पहला वर्डिंग क्या आएगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। उसके बाद मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लेस प्राइस एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस। आपने बता दिया स्टेटमेंट, उसके बाद स्केड्यूल, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद आप उसमें से कोई भी फ्यू पॉइंट जो है वो अजम्पशंस की बता दो एज पर योर चॉइस एंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 12th बोर्ड में आपको फॉर 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डिमांडेड होता है। और ये जो है इसी तरह से जिस तरह से हमने डिस्कस किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माई वेबसाइट। यस फ्रेंड्स, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, link is given in the description box. Thank you.